ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे बचपन से हम लगातार ये नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। दूसरा नारा जो था, जो हमें मुखदगत था, कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कभी नहीं होंगे। पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में वोट बैंक के राजनीति के कारण जो तुष्टीकरण की नीति लगातार अपनाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसके परिणाम के स्वरूप कश्मीर में समस्याएं बनती रही और बिगड़ती रही। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की यह विशेषता है कि मोटे तौर पर तीन बातें हमारी कन्विक्शंस हैं: राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के नाम से प्रकाशित है, वो हमारा मिशन है, हमारा उद्दिष्ट है। और ये तीन बातों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की संगठन और विचार खड़ा है। जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं, उनकी भी ये परंपरा रही है कि देश के लिए लगातार राष्ट्रवाद के विचारों के आधार पर हम देश को सशक्त, समृद्ध और संपन्न बनाने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। मातृभूमि, मदरलैंड, यही गौरवशाली उल्लेख हमारे देश के बारे में हम करते हैं। और इसीलिए धारा 370 को लेकर जो हमारे कार्यकर्ता थे, विचार परिवार के लोग थे, सबके मन में एक अस्वस्थता थी। और आपको पता होगा कि भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने देश के छोटे छोटे राज्यों को खाली करके अखंड हिंदुस्तान को निर्माण करने की जिम्मेदारी बहुत बेखूबी से निभाई। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा कि एक बात छोड़कर बाकी काम आप करिए, और कश्मीर की जिम्मेदारी पंडित जी ने खुद के ऊपर ली और वही हमारे लिए समस्या के रूप में खड़ी हुई। और आज तक लगातार कश्मीर में हिंसाचार होता रहा। और जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद हम हिंदुस्तान को पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया और उसके लिए सबसे अच्छी भूमि के रूप में कश्मीर की भूमि उनको उपलब्ध हुई। और स्वाभाविकता से हमारे सैनिकों पर बार बार आघात हुए, अनेक जवान शहीद हुए, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, पत्थरबाजों ने लगातार अटैक करते रहे और हमारे राष्ट्र ध्वज को जलाते रहे। भारत माता की जय बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं रहे थे। और ऐसे स्थिति में पूरी तरह से कश्मीर की इस परिस्थिति से इस देश के साथ प्रेम करने वाले, इस मातृभूमि के लिए समर्पित रहने वाले सभी देशभक्तों के लोगों के मन में एक दुख था, एक दर्द था। और इस दर्द को दूर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटाकर 70 साल पुराने गलती को सुधारने का काम किया। 5 अगस्त को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ और 31 अक्टूबर से अब हमारे देश में कश्मीर, जिसमें जम्मू और श्रीनगर का एरिया है, और उसके साथ लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित राज्य बने। और आज स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से ये निर्णय जो था 35A को भी रद्द किया गया और इस निर्णय ने देश के राष्ट्रभक्त लोगों के मन में एक खुशी की लहर फैलाई। और मुझे लगता है कि ये 370 समाप्त करना, ये हमारे संघर्ष की विजय है।
ये हमारी प्रतिबद्धता की विजय है। जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, तब से हमारा सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान इस कॉज के लिए दिया था, और आज हमने 370 और ये 35 से हटाकर एक प्रकार से हमारे स्वर्गीय संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर ये मैं कहूंगा तो मुझे लगता है ये न्यायोचित होगा। आपको याद होगा 1990 में विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर मार्च निकाला था। उसके पहले 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस यात्रा के संयोजक थे, और उस समय कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा का आयोजन किया गया था और बहुत सक्सेसफुल वो यात्रा हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के लोगों में ये भावना थी, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा में एनडीए का, भाजपा का बहुमत नहीं है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे, ऐसे पार्टियों ने भी इस बात का समर्थन करके इस बात को समर्थन किया। ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत है। और लोकसभा और राज्यसभा में यूनानिमस ये सब पास हुआ। अगर आप ये समझेंगे कि ये सब क्यों हुआ, तो ये जो है ये कांग्रेस के गलत नीति का शिकार हुआ है कश्मीर। ना कश्मीर का विकास हुआ, न कश्मीर की गरीबी दूर हुई, न कश्मीर में कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से प्रस्तावित हो सकी। लगातार तुष्टीकरण की नीति के कारण कश्मीर, जिसको हम जन्नत कहते हैं, हमारी स्वर्ग कहते हैं, उस कश्मीर की दुर्दशा हुई। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो कांग्रेस की नीति, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की नीति इसके लिए कारण थी। नेहरू जी ने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया। नेहरू जी ने धारा 370 को लेकर कई वरिष्ठ लोगों ने, कांग्रेस के, बाहर के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, संविधान सभा के अनेक लोगों ने इसका विरोध किया, और नेहरू जी ने सबको दरकिनार किया गया। और संविधान सभा के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कश्मीर को इस प्रकार से 370 कलम लागू करने के विरोध में थे, और इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला जी को यह कहा कि आप भीमराव अंबेडकर जी को मिले और उनको समझाइए। और इसलिए शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के कहने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मिलने के लिए आए थे, और अंबेडकर जी ने इस मसौदा को, ड्राफ्ट को जब तैयार करने का आदेश नेहरू जी ने दिया तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। ये भी इतिहास था। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विरोध के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आग्रह करके इस बात को संविधान सभा में पास करने के लिए सबको मजबूर किया, और यही बहुत बड़ी गलती हुई। पर संसद में अपने उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, और उन्होंने अपने भाषण में 370 को समाप्त करने की वकालत की। और जब अपने नीतियों पर सरकार चल नहीं रही है, तो इस बात को देखकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद का इस्तीफा दिया। वो इतिहास भी आपको पता है। और इसलिए कश्मीर जाने के लिए ये 370 धारा स्वीकार करने के कारण भारतीय नागरिक को पहचान पत्र रखना जरूरी था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में ये बिना परमिट लेकर वो जम्मू कश्मीर के यात्रा पर निकल पड़े, और उस समय उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में रखा गया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में ही मृत्यु हुई। काफी लोगों में तीव्र भावनाएं थी। आज भी इस बात पर संशय व्यक्त किया जाता है कि कश्मीर के जेल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जो मृत्यु हुई है कैसी हुई। और इसी गलती को, नेहरू जी के और कांग्रेस जी की गलती को पाकिस्तान ने हथियार बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपना रास्ता बनाया, और लगातार पाकिस्तान की खुरापत चलती रही। वास्तविक ये कहना चाहिए था कि ये तो कश्मीर हमारा है ही है,
जो स्टैंड आज हमने लिया, पर आजाद कश्मीर पर भी हमारा अधिकार है, यह कहने की उस समय आवश्यकता थी, जबकि वह सच्चाई थी। पर कांग्रेस और नेहरू जी ने इस नीति को नहीं अपनाया। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी के बीच में दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ, और देखो कितनी विडंबना है। एक ही देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान। और मैं जब प्रधानमंत्री के साथ जम्मू श्रीनगर रोड पर एक बहुत बड़ी टनल बनाई, मैं उसके उद्घाटन के लिए गया था, तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री के ऊपर गाड़ी पर झंडा कौन सा है। मुझे बड़ा दुख लगा कि कोई अगर हमारे तिरंगा ध्वज का अपमान करता था तो जम्मू कश्मीर के कानून में कोई प्रावधान नहीं था उसके ऊपर कार्रवाई करने का। मैं समझ में नहीं आता था कि हम एक देश में और ऐसा कैसा है। पर यह सब तुष्टीकरण इसी बात के लिए चला कि जिसके लिए वोट बैंक के राजनीति के लिए पंडित जी ने न सुनते हुए किसी का अपनी जिद करके शेख अब्दुल्ला जी के साथ पूरी तरह कश्मीर की जो नीतियां अपनाई, उसको देश को काफी बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा। 1954 में पंडित जी ने, उनके सरकार ने राष्ट्रपति के तरफ एक फाइल भेजी, और 1954 में 35A, यह भी एक नई आफत। कुछ तो लोग कहते हैं कि यह संविधान के लिए फ्रॉड है, पार्लियामेंट में पास ही नहीं हुआ, और राष्ट्रपति की अनुमति ली गई और 35A के संविधान को उससे साथ जोड़ दिया 35A को। यह भी काम उस समय कांग्रेस के नेताओं ने किया। धारा 35A को संवैधानिक फ्रॉड कहते हैं लोग, क्योंकि संसद में आया ही नहीं बिल, चर्चा नहीं हुई, और सरकार ने तुरंत डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाकर उसको मंजूर कराया, और राष्ट्रपति के आदेश से कानूनी रूप इसको नहीं ले सकता था। आपको पता होगा कि धारा 35A से जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार दे दिया गया। यह 35A इतना भयंकर है कि आप समझ ही नहीं सकते कि कश्मीर भारत का है या नहीं है। पर यह 35A के ऊपर जब कभी रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट के में मामला था, तो कश्मीर के नेता कहने लगे 35A को हाथ लगाया तो याद रखो पूरा देश जल जाएगा, इस प्रकार के बयान देने लगे थे। और इसलिए 35A जो राज्य में स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करने का गया, उसने क्या गलत की ये आगे आपको मैं बताऊंगा। और इसके कारण इसके बाद राजनीति का चश्मा लगाकर स्थायी और अस्थायी नागरिकता का फैसला किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय जम्मू कश्मीर में साफ सफाई करने के लिए पंजाब से वाल्मीकि समाज के लोगों को लेके गया वहां कश्मीर में लेके गए, वो ये काम करने के लिए, पर उनको टेम्पररी नागरिकत्व दिया गया। उनको शेड्यूल कास्ट करके पूरे देश में जो सहूलियत मिलती थी वो नकारी गई, और वो टेम्पररी नागरिक के रूप में वहां बसे थे। ऐसी दुर्दशा उनकी हो गई थी। यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कोई कंसेशन नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी पर उस बातों को डाला गया। जिन अधिकारियों से वंचित रखना था उन्हें षड्यंत्र पूर्वक अस्थायी नागरिकता की सूची में डालकर स्थायी रूप से बसने और संपत्ति खरीदने के अधिकार से दूर कर दिया गया। यानी आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर का नागरिक आकर जयपुर में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, पर जयपुर का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इतना ही नहीं, तो मैं कोई राजनीतिक टीका नहीं कर रहा हूं। राजेश पायलट जी की शादी फारूक अब्दुल्ला जी के बेटी को हुई, और वहां एक प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर सचिन पायलट से हुई फारूक अब्दुल्ला जी की बेटी की, और इसलिए वो जम्मू कश्मीर में ये कानूनी प्रोविजन है कि जम्मू कश्मीर की लड़की अगर पाकिस्तान के युवक के साथ शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता, भारत की नागरिकता उस बहाने से मिल सकती है। पर जम्मू कश्मीर की लड़की अगर भारतीय नागरिक से शादी करती है तो वो उसके प्रॉपर्टी के अधिकार को गवा देती है, उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता, ना कोई नागरिकत्व मिलता। और इसलिए यह कानून अब समाप्त होने के कारण फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे उमर अब्दुल्ला और उनकी बेटी दोनों को बराबरी का अधिकार उनके संपत्ति में कश्मीर में मिलेगा।
तो मैं तो मानता हूं कि हमारी सरकार ने राजेश पायलट जी का तो फायदा ही करके दिया है। आपको पता होगा कि इमरजेंसी अगर देश में लागू करनी है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा की परमिशन लेनी पड़ती है तो भी लग सकती थी। ऐसे बहुत से 106 कानून है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लागू नहीं होता था, सीएजी का ऑडिट होता नहीं था, एंटी करप्शन का लागू नहीं था। लाइन है, 106 कानून भारत सरकार के वहां नहीं थे और इसके कारण एक प्रकार से जम्मू कश्मीर हमारा भाग है या नहीं है, इस प्रकार की विसंगति पैदा हुई थी। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू था। कश्मीर महिला के बारे में जो मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टी के बारे में, वो कितना अन्यायपूर्ण है कि पूरे देश में हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों को प्रॉपर्टी में अधिकार है और कश्मीर में नहीं है। यानी इस प्रकार की विसंगति जो थी वो भी उसमें थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके ऊपर बंधनकारक है तो फिर भी ऐसे जनहित के सुप्रीम कोर्ट के आदेश कश्मीर में लागू नहीं होते थे, तो न्याय कहां से मिलेगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में पंचायत का अधिकार प्राप्त नहीं था। पहली बार मोदी जी के सरकार में हमने निर्णय किया, पंचायत के चुनाव हुए, लोगों ने रिस्पांस दिया और अब भारत सरकार का निधि डायरेक्ट पंचायत के खाते में जा रहा। यह काम हमारे सरकार ने करके दिखाया जिससे जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास होगा। हम सेब की खरीदी कर रहे हैं। नाफेड को कहा गया है कि जितना सेब होगा उतना खरीदी करो, अच्छा भाव मिलना चाहिए किसानों को। जम्मू कश्मीर का विकास होगा। अब बड़े बड़े होटल्स वहां जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जाएगी, आईआईटी खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खुलेगी, पर्यटन बढ़ेगा। अब ये करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाएगी। ये सब अधिकार खुल गए हैं। और जो कश्मीर है जिसमें भयंकर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, उस कश्मीर को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य करके विकसनशील राज्य बनने का मार्ग क्लियर हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने जैसे पहले आपको बताया, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, इसका अगर कोई अपमान करता है तो कश्मीर में कानूनी प्रोविजन नहीं थी उसके ऊपर कार्रवाई करने की, अब ये प्रोविजन हुई है। यह सब पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट और सेकुलरवाद का अर्थ तुष्टीकरण। आप घर में जाके अंग्रेजी डिक्शनरी खोलिए और सेकुलर शब्द का अर्थ निकालिए। सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता यह अर्थ नहीं है। ऐसा है, व्यक्ति कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, राज्य धर्म निरपेक्ष हो सकता है, सरकार धर्म निरपेक्ष हो सकती है। अगर व्यक्ति धर्म निरपेक्ष है तो ऐसे अनेक धर्म निरपेक्ष और सेकुलर नेताओं के मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनको मंत्राग्नि दिया गया। तो मैं अगर एक बार पूछता हूं कि भाई ये सेकुलर है तो भाई ये मंत्राग्नि क्यों देते हो, ये कौन से कानून में बैठता है। और इसलिए हमारी जो नीति है हम सही, पॉजिटिव, सापेक्ष धर्म निरपेक्षता यानी पंथ धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा, यह हमारे विचारों की विशेषता है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा विश्वास है और इसलिए छुआछूत, अस्पृश्यता, डिस्क्रिमिनेशन हमें मान्य नहीं है। हम सामाजिक समता, आर्थिक समता, ये हमारी कमिटमेंट है, कटिबद्धता है और इसीलिए हमने हर समय अपनी बातों को रखने की कोशिश की। पर हमारी बातों को इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया कि हम कम्युनल है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है और हम किसी विशिष्ट धर्म के खिलाफ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। आज मुझे बताइए, हमारे भारतीय समाज में कितने लोग बाहर से आए,
पारसी आए, इतनी कम संख्या में कोई फर्क हुआ? जो जो हमारे देश के इतिहास में इतना बड़ा इतिहास है, कितने लोग हमारे यहाँ आए, हमने उनको आश्रय दिया। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण प्रसिद्ध है। उनने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारी विरासत, हमारा धर्म, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, समानता, यह किसी ने हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम बाय हेरिट, यानी हम लोग ऐसे ही हमारे जन्म से ही हम लगभग हम सबको सबको हमें हमारे साथ समाविष्ट करने वाले सहिष्णु हैं। सहिष्णुता हमारी विशेषता है, सर्वसमावेशकता हमारी विशेषता है। और इसलिए संस्कृत में एक सुभाषित था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसमें एक हिंदी कवि ने उसकी कविता बनाई थी कि आसमान में जिस प्रकार से पानी गिर जाता है, नदी को मिल जाता है और नदी अंतिमता सागर को मिल जाती है, वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से केशव को मिलता है। और इसलिए विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारा सबका धर्म श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो बुरा है। सबका धर्म श्रेष्ठ है और सबका भगवान श्रेष्ठ है। हम किसी भी भगवान को अगर वंदन करते तो अंतिमता उस सभी धर्म के भगवान को पहुंचता है। ऐसी उदारवादी, सहिष्णुता, सबको समाविष्ट करने वाली बात भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति ने लगातार रखी है। और इसलिए हमारी विशेषता ही है। हमारा कभी कम्युनल थिंकिंग नहीं रहा। पर जब हम राष्ट्रवाद के आधार पर यह बात करने लगे तो जो स्वार्थी और वोट बैंक की राजनीति जो लोग करते थे उनको हमको कम्युनल कहा गया, जातीयवादी कहा गया, सांप्रदायिक कहा गया और एक प्रकार से सेकुलरवाद के विरोध में करके प्रचार किया गया। और इसी का फायदा हुआ कि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और अशांति का कुचक्र लगातार शुरू रहा। लगातार आतंकवादी आते रहे, हिंदुस्तान के ध्वज को जलाते रहे, हिंदुस्तान का मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे, पाकिस्तान का झंडा फहराने लगे। और हमारे देश में हमें ये सब देखने को मिल रहा था। और हमारे देश में तिरंगा ध्वज लगाने के लिए जाने के लिए श्रीनगर के लाल चौक में कितना विरोध हुआ। क्या इस देश में तिरंगा ध्वज हमारे देश में लगाने का विरोध होगा तो मकसद क्या है, उपयोग क्या है? और ये सब वोट बैंक के राजनीति के कारण ये तुष्टीकरण की नीति चलती रही। और अलगाववादी और स्वार्थवादी राजनीति के इस मंसूबे को बहुत बड़ी ताकत दी। और पाक ने इसका उपयोग किया, पाकिस्तान ने इसका उपयोग किया और उसका उपयोग करके उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद को फैलाने के लिए पूरी ताकत दी। और 1990 से कश्मीर के घाटी में रक्तपात का तांडव शुरू हुआ। हरियाली से भरे हुए साफ हवा वाले इस राज्य की वादियों में बारूद की दुर्गंध फैलने लगी, निरपराध लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे शूर जवानों के ऊपर बॉम्ब फेंके जाने लगे, हमारे मिलिट्री पर अटैक होने लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे और हमारे देश में अलगाववाद की बातें होने लगी। ये लगातार हम 70 साल से देख रहे थे। जो सही कहा जनरल साहब ने, ये एक ऐसी बात हुई है कि अब 100 बीमारी का एक ही इलाज था, 370 और 35 से निकल गया, सब काम पूरा हुआ। अब इसको कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार के साधन घटते गए, दहशत का माहौल बढ़ता गया और इसी के कारण कश्मीर में गरीबी की तरफ बढ़ा। बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, बहुत गरीबी है कश्मीर में। हमने बहुत पैसे भारत सरकार से दिए पर उसका उपयोग ही नहीं हुआ। और इसलिए कट्टरपंथी और कुछ राजनीतिज्ञ घाटी को विवादित और अशांति इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि जीवन भर कभी 370 और 35 से नहीं हटे। और इसीलिए हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया, इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों का सपना पूरा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां बलिदान हुए, उस बलिदान की सार्थकता के आधार पर हमने तय किया कि हम इसको हटाएंगे और हमने हटाया। और अब 370 हटने के बाद जो परिणाम निकले बहुत अच्छे हैं। अब 1 से 6 कानून लगेंगे। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का आरक्षण लगेगा। मैं कश्मीर में बीजेपी का अध्यक्ष था, तब गया था तो राजस्थान के जो गुजर है, वहां के गुजर मुसलमान मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हमें यहां कोई आरक्षण नहीं मिलता।
वहां के ट्राइबल लोग थे, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। वाल्मीकि थे, आरक्षण नहीं मिलता था। ओबीसी का आरक्षण नहीं, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण नहीं, 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड का वो भी आरक्षण नहीं। सब बातों के पर जो जो हमारे कल्याणकारी निर्णय थे वो जम्मू में लागू ही नहीं होते थे कश्मीर में। और इसलिए अब हमारे में से कोई भी जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन ले सकता है। राजस्थान में उदयपुर में जो बड़े बड़े होटल्स वाले हैं, अब वो अपने होटल खोलने के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। होटल खुलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिलेगा और कश्मीर की गरीबी दूर होगी। 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में होती है। और अब होटल खुलेंगे, टैक्सी आएंगी, लग्जरी बस चलेगी, आईआईटी खुलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, ऑफिसेस खुलेंगे। अब जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के हिसाब से वेतन मिलेगा। कितना फायदा हुआ है। और इससे निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से विकास की नई युग की शुरुआत हुई है। जो दोहरी नागरिकता थी वो समाप्त हुई है और अब सीएजी कैट जैसी संस्था जम्मू कश्मीर में ऑडिट कर सकेगी। इतना भ्रष्टाचार हुआ। 2 परिवारों ने राज्य किया जम्मू कश्मीर पर, 2 परिवारों ने। कितना भी पैसा भेजो, लोगों तक जाता ही नहीं था। अब भ्रष्टाचार के विरोधी कानून आ गया, सीएजी आ गया, ऑडिट होगा। अब सही में जनता का पैसा जनता को मिलेगा। एक नए विकास के युग की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर के महिलाओं को शरीयत से आजादी मिली है। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और स्थानीय लोग और निवेशक सुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके स्थानीय कारोबार बढ़ेगा, बाहरी कंपनियां वहां आएगी, पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा, बड़े कंपनी जो आईटी कंपनी वहां जाएगी, औद्योगिक विकास होगा। अभी मैंने 2 दिन पहले मुंबई में वर्ल्ड कप जीती हमारे दिव्यांगों की, उस कंपनी उसके खिलाड़ियों का सत्कार किया। काफी हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट के काफी पुराने अजीत वाडेकर जी थे, उन्होंने स्थापन की वो संस्था थी। काफी क्रिकेटियर्स थे और उसमें से 2 क्रिकेटियर जम्मू कश्मीर के थे। आपको मालूम है कि आईएएस की परीक्षा में प्रथम इसमें आने वाला लड़का जम्मू कश्मीर का था। अब स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थान खुलेंगे और जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से एम्स खुले तो खुल ही रहे, अब मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, आईआईटी खुलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, आईटी कंपनीज आएंगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। मैं एमएसएमई का मंत्री हूं, मैंने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की योजना बनाई। मैंने देखा हाई एटीट्यूड पर जो हनी होता है, शहद, वो अमेज़न के इस पर 7,000 रुपए किलो है। जम्मू कश्मीर का हनी अगर आएगा तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी आज 200 रुपए नहीं मिलता। आज जम्मू कश्मीर के किसानों को सेब के भाव मिलेंगे, हनी को अच्छी प्राइस मिलेगी, अच्छी कारपेट बनेंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होगा, शॉल बनेगी, उलन का कपड़ा बनेगा और वो बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाएगी, नया ब्रीड होगा तैयार, उलन का नया धागा तैयार होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन होगा। और मेरे ही एमएसएमई की तरफ से हमने बहुत अच्छी योजना तैयार की है। नए रोजगार मिलेंगे, आज तक कर ही नहीं सकते थे, कोई जा ही नहीं सकता था। और इसलिए निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की गरीबी हटेगी। हम जम्मू कश्मीर को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं और आतंक से मुक्ति मिलने से कश्मीर में विकास की प्रक्रिया तेजी से होगी। हर गांव में बिजली पानी की सुविधा होगी, सड़क बनेगी। मेरे डिपार्टमेंट की ओर से केवल मैं 60,000 करोड़ रुपए के काम जम्मू कश्मीर में कर रहा हूं। 60,000 करोड़ के बिजली पानी इसकी सुविधा बनेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेटियों को सुरक्षा और पढ़ाई का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य योजना, आयुष्य की योजना लागू नहीं हो रही थी वहां, अब इसके बाद आयुष्य योजना लागू होगी तो गरीबों को उसका फायदा मिलेगा। सेब, राजमा, केशर सहित कश्मीर में उत्पन्न वस्तुओं के लिए मार्केट की चेन तैयार होगी और वहां के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। धारा 370 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अधिकार से वंचित थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास की समस्या अब दूर होगी। केंद्र सरकार की कोशिश पंचायतों को मजबूत करना है और मैं लद्दाख और लेह में बहुत बार गया हूं। हमारा सांसद वहां से चुनकर आए, वहां कोई नहीं, आप लद्दाख और लेह को कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि वहां 6 महीने जा ही नहीं सकते।
कारगिल की पहाड़ी से। और आपको ताजुब हुआ, मेरे डिपार्टमेंट की ओर से मैं 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो कारगिल के पास एक जोजिला पास करके 14 किलोमीटर की टनल बना रहा हूं, 14 किलोमीटर की, ताकि लद्दाख और लेह को साल भर वो जा सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब बातों से निश्चित रूप से विकास के नए आयाम खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में मेरे पास लंबी लिस्ट है कि हमने कितने रोड बनाए, कितने श्रीनगर का रिंग रोड, जम्मू का रिंग रोड 1695 किलोमीटर लंबाई थी, वो 3000 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज दिया और करीब 60,000 करोड़ मेरे डिपार्टमेंट ने दिए, 35,000 करोड़ के काम शुरू हो गए। जम्मू श्रीनगर 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि राजस्थान के लिए आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और हमारे 3 नदियों का पानी, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा था। और मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री बना तब मैंने कम से कम 6 राज्यों में 8-8 मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ये सब तो सवाल सुलझाए। पर पंजाब और कश्मीर के बीच में जो 2 हम लोग ये करने वाले थे नदियों के लिए, उसमें रवि व्यास और सतलज, इसके जो पानी हमारे अधिकार का था, जम्मू कश्मीर की सरकार साइन ही नहीं कर रही थी। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया और तुरंत मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से बात की। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही, ऊंच और शाहपुर कंडी, ये दोनों डैम पर अब दोनों राज्यों की साइन हो गई। और इसका जो फायदा होने वाला है उसको ले कश्मीर की सरकार इसलिए विरोध कर रही थी कि ये पानी बाद में राजस्थान तक आने वाला है। तो उन्होंने कहा हम उनको पानी क्यों दें, पानी पाकिस्तान को गया तो चलेगा, पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को नहीं मिलना चाहिए। मैंने तुरंत दोनों पे साइन करके अब दोनों प्रोजेक्ट हो रहे और 3 प्रोजेक्ट आगे होंगे। और जो पाकिस्तान में जा रहा पानी है वो राजस्थान तक आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो सरहिंद फीडर और इंदिरा कैनाल जो था, ये दोनों के लिए मैंने कंक्रीटिंग करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए मंजूर किए। और ये दोनों कैनाल का फायदा क्या है मालूम है आपको? केवल कंक्रीट करने से राजस्थान के 8 जिलों को पानी मिलने वाला है, 8 जिलों को। अब पाकिस्तान में गया वो जा रहा पानी अब इधर आएगा। उधर हमने हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वो भी मैंने सब एमओयू उस समय साइन करा लिए। और अगर ये प्रोजेक्ट बनेंगे तो राजस्थान में पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राजस्थान का सिंचाई का परसेंटेज 55 से 60% तक जाएगा, इतना पानी राजस्थान में आएगा। पर जम्मू कश्मीर की सरकार कोई इस पर एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करती थी। पर सत्यपाल मलिक, हमारे जो गवर्नर है सतपाल मलिक, मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको कहा कि ये भारत के हित में, ये इनको पाकिस्तान में पानी जाने दे रहे, पर यहां नहीं आने देते। तो दीदी आप चिंता मत करिए। मैंने तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री जी अमरिंदर सिंह जी को बुलाया और मैंने कहा तुरंत आपके चीफ सेक्रेटरी को भेजो वहां, और साइन हो गए, दोनों प्रोजेक्ट साइन हो गए, दोनों को मान्यता मिली। अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक वो पानी आएगा। और इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस समय देश में जो एक हमारे दर्द था, हमारा दुख था कि जम्मू कश्मीर हमारा होने के बाद भी हम वहां राष्ट्रगीत नहीं गा सकते, तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकता, एक ही राज्य में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान थे। जम्मू कश्मीर में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी थी। पाकिस्तान घुसकर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू करके आतंकवाद को संरक्षण देकर पूरी अशांतता थी, जिससे हमारे राष्ट्रवादी मन को बहुत ही डिस्टर्ब किया था। और इसलिए पहली बार देश के इतिहास में मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के नाते, और यह सब इसलिए हुआ कि देश की जनता ने इसका निर्णय करने के लिए भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी। जो राजस्थान की आप बैठे हुए लोगों ने 25 में से 25 सीटें देकर जो ताकत दी, उसके कारण हमारा सपना पूरा हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। इसलिए भाई और बहनों,
हमारे देश में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और यह निर्णय करते समय जम्मू कश्मीर का विकास हो, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा मिले, किसानों को उनके फसल के अच्छे भाव मिले, पर्यटन बढ़ने से नए रोजगार निर्माण हो और जम्मू कश्मीर प्रगति और विकास की ओर आगे जाए, इसी भाव से हमने निर्णय किया है। हम कश्मीर की संस्कृति, इतिहास, विरासत, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बार बार कहा था, उस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम किसी वर्ग धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम देश की एकता और अखंडता को स्थापित करके राष्ट्रवाद की बात को लेकर इस देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। इस देश को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं। इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान को उसके प्रगति और विकास की नई दिशा देना चाहते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना चाहते हैं। और यही मोदी जी का सपना है, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसी विचार के लिए हमारे विचार परिवार के, हमारे कार्यकर्ताओं ने, अनेक लोगों ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते। हमारे जम्मू कश्मीर के अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बलिदान किया है, मातृभूमि के लिए बलिदान किया है, देश के लिए बलिदान किया है, राष्ट्रवाद के लिए बलिदान किया है। और उसी राष्ट्रवाद के हमारी भावना को, हमारी सपने को भारत सरकार ने, एनडीए बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस सपने को पूरा किया। और इसीलिए हमने ये तय किया कि देश में एकता पंधरवाड़ा के रूप में हम लोगों तक पहुंचेंगे। इस बात की सच्चाई लोगों को बताएंगे कि यह निर्णय हमने क्यों किया है, इसके पीछे हमारी भावना क्या है, इसके पीछे हमारे मन की प्रेरणा क्या है, हम किस लिए इसको करना चाहते हैं। और इस निर्णय को जनता के सामने अच्छी भाषा में समझाकर उनके पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हरियाणा में बात करते हुए सामान्य व्यक्ति ने जो प्रतिक्रिया दी, यही देश के लोगों की प्रतिक्रिया है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 दिशा नहीं रहेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अभी और बाकी भी है, आगे आजाद कश्मीर भी हमारा है। और इसीलिए हमारे विचारों के अनुरूप हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई है। और ये निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमारे सरकार ने किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जनता की अदालत में छोटे से छोटे लोगों तक इस विषय के महत्व को आखिरी तक पहुंचाने का काम आप सब लोग प्रभावी रूप से करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और फिर से एक बार हमारे प्रदेश में नए अध्यक्ष आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी और आगे जाए और हमारी ताकत बढ़ती रहे और ऐसा ही हम ये कार्य जोरों से करते रहे। यही विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।